चलिए, SN1 और SN2 में कुछ छुपे हुए पहलू हैं, इन्हें भी हमें समझना ज़रूरी है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। इसके लिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसे हम त्रिविम रसायन भी कहते हैं, उसे थोड़ा जानना होगा। कुछ ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट हैं त्रिविम रसायन से संबंधित, पहले उसे समझ लें ताकि हम SN1 और SN2 के इन पहलुओं को भी समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ये त्रिविम रसायन या स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम किसी भी अणु में एटम के जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है त्रिविम में, वो किस प्रकार व्यवस्थित है, उसको उसकी स्टडी करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इसे कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। आपके मन में ये आ रहा होगा कि SN1 और SN2 में त्रिविम रसायन का क्या रोल है। जब हम बात कर रहे थे क्रियाविधि की, SN2 अभिक्रिया में हमने देखा था कि जो नाभिक स्नेही है वो हैलोजन की विपरीत दिशा से आकर आक्रमण कर रहा था। तो उस समय हमने देखा कि जो पूरा त्रिविम का विन्यास है वो परिवर्तित हो गया था। हमने बात की थी वहाँ प्रतिलोमन की, इन्वर्शन की। तो यहाँ पे हम SN1 और SN2 के इस त्रिविम विन्यास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन हमें और करना है, उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है तो प्रतिलोपन के साथ साथ रेसिमीकरण होता है। रेसिमीकरण में भी हम देखते हैं कि त्रिविम विन्यास में परिवर्तन आता है। तो उसी चीज़ों को थोड़ा समझते हैं कि आखिर इनका लिंक क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री से इनका लिंक समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो सबसे सरल जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है किरलता की, किरलता होती क्या है, तो उसके लिए समझे किरल और आकिरल। जैसे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ भी हैं जिनमें अलग अलग तत्व आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इन तत्वों का जब हम दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं कुछ इस तरह, तो ये क्या होते हैं, दर्पण पे प्रतिबिंब पे आपस में अध्यारोपित नहीं होते। इसे हम कहते हैं किरलता। चलिए देखते हैं किरलता को और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि हमारा ये सीधा हाथ लीजिए और सीधे हाथ का जब हम दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिए अगर ये दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल अध्यारोपित हो जाता है तो ये कहलाएगा कि ये क्या है, आकिरल है। पर हम देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो रियल इमेज से अध्यारोपित नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा हमारा सीधा हाथ और ये इस प्रकार का इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो जब हम मिरर इमेज को इस पे सुपर इम्पोज करते हैं कुछ इस तरह करके हमने देखा, तो क्या ये एक दूसरे पे इम्पोज हो रहे हैं, अध्यारोपित हो पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इधर देखिए कि यहाँ पे हमारा अंगूठा इस तरफ आ रहा है तो इधर दूसरी साइड आता है। तो हमने देखा कि जो हमारा हाथ है ये एक दूसरे पे इनका रियल इमेज और दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता, ये सुपर इम्पोज्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं किरल, और ये गुण जो कहलाता है ये है किरलता। एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो हाथ है, ह्यूमन बीइंग का जो हाथ है वो कैसा है, वो किरल होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रियल है और ये इसका मिरर इमेज है। अब देखिए इसे हम इम्पोज करके देखते हैं कि क्या ये इम्पोज हो पा रहा है। तो देखिए ये आसानी से सुपर इम्पोज होता है। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे में सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं आकिरल। अब क्लियर हो गया हमें कि किरल और आकिरल क्या होते हैं। हमने देखा जब हम किरल और आकिरल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज जब लेते हैं उसे सुपर इम्पोज करते समय 180 डिग्री घुमाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे मैडम आपने तो 180 नहीं घुमाया था। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे अपना ये हाथ लिया, राइट हैंड लिया, और दर्पण यहाँ है, अगर दर्पण यहाँ है तो इमेज किधर बन रही है, इस तरफ बन रही है। तो मुझे इमेज को सुपर इम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। इसे एक और एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ लिया अपना राइट हैंड साइड, यहाँ हमारा दर्पण है। दर्पण में जब हमने इसे रखा, देखा इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब इस तरह से आता है। पर जब हमें इसे इसके ऊपर अध्यारोपित करना है, इसे सुपर इम्पोज करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे रोटेट कर दिया हमने, और रोटेट करने से ये इस प्रकार की इमेज बनती है। ये क्लियर हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में उसके मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करते हैं तो 180 डिग्री क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है ऑप्टिकल एक्टिव। तो प्रकाशीय सक्रिय कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो घड़ी की सुई की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। तो आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। देखिए, क्या होता है, जब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है तो वो प्रत्येक दिशा में गमन करता है, पर हमारा कार्बनिक पदार्थ प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार करता है, इसके लिए हमें चाहिए होगा समतल ध्रुवित प्रकाश। इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देखें। जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो केवल एक ही दिशा में गमन करता है। तो जो सामान्य प्रकाश है जो प्रत्येक दिशा में गमन कर रहा है, इसे हम निकोल प्रिज्म से प्रवाहित करेंगे। जब समान प्रकाश निकोल प्रिज्म में से जाता है तो वो केवल एक ही दिशा में गमन करता है, इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो किरण पदार्थ से जब होकर जाता है तो किरण पदार्थ उस प्रकाश को रोटेट कर देता है, घुमा देता है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ। तो जितने भी पदार्थ में किरणता होती है वो प्रकाशीय क्या होंगे, एक्टिव होते हैं। अब इनका उपयोग हमने कहाँ किया, याद कीजिए, जब हम बात कर रहे थे SN2 अभिक्रिया की। SN2 अभिक्रिया में हमने देखा था कि जो नाभिक स्नेही हैं वो हैलोजन की विपरीत दिशा से अटैक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो स्वरूप है उनका, संस्रूपण है, वो बदल जाता है। वहीं हमने बात की थी SN1 अभिक्रिया की। SN1 अभिक्रिया में अभिकर्मक जब अटैक करता है तो उसमें क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ दोनों ही स्थिति को समझने के लिए हमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को समझना होगा, प्रकाशीय रूप से सक्रिय पदार्थ को समझकर ये देखना होगा कि कब हमें कितना प्रतिशत दक्षिण ध्रुवी और कितना प्रतिशत वाम ध्रुवी समावयवी प्राप्त होंगे। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब ऐसे प्रकाशीय समावयवी जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं या एनाइसोमर कहते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन के लिए व्यवहार है तो ये अलग अलग होता है। यहाँ हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई कार्बनिक पदार्थ किरण क्यों है। तो देखिए, जब हम किरण की बात कर रहे थे हमने एक अपना हाथों का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हर दिशा में अलग अलग जब क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, जैसे हम उंगलियों की बात करें तो इनका आकार जो है अलग अलग है, इन्हें हम बराबर हिस्से में नहीं बांट सकते। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें अलग अलग समूह जुड़े रहते हैं, इन्हें हम बराबर भागों में नहीं बांट पाते। ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, असममित। असममित हाइड्रोकार्बन ही ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होते हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जो एल्किल हैलाइड में होती है, ये है विलोपन अभिक्रिया।
तो पहले समझ लें कि विलोपन होता क्या है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, कुछ एक ग्रुप जो है वो हमारे अभिकारक को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। जब हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, यहाँ पे देखें कि यहाँ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, और बाजू में जो दूसरा कार्बन है उससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के विलोपन अभिक्रिया में विलोपन होते समय कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन तो जाता ही है, साथ ही साथ बीटा हाइड्रोजन भी निकलता है। बात उठती है कि ये बीटा हाइड्रोजन क्या है। तो देखिए, जो हमारा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। वहीं अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कहलाता है हमारा बीटा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे हमारे बीटा हाइड्रोजन। तो जब विलोपन अभिक्रिया होगी तो यहाँ से हैलोजन भी जाएंगे और साथ ही साथ एक बीटा हाइड्रोजन भी जाता है। चलिए देखते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया जब भी हम करवाते हैं तो यहाँ हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में ये करवाएंगे। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में इसे जब हम गर्म करते हैं तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हमारा हैलोजन और एक बीटा हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाकर यहाँ से चले जाते हैं, और कार्बन के मध्य यहाँ पे द्विबंध बन जाता है, जिससे हमें एल्कीन मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि कैसे एल्किल हैलाइड से हम एल्कीन बना सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या रहेंगे, ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारे पास एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसमें देखिए CH3 CHBr CH3 है। यहाँ हमारा क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो था हमारा अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हुआ लेफ्ट और राइट दोनों साइड के कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे, बीटा कार्बन। हम क्या करेंगे, इन्हें बीटा और बीटा डैश से अंकित कर देंगे। अब दोनों साइड से हमारे पास हाइड्रोजन उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे जब विलोपन होगा तो किसी भी साइड के हाइड्रोजन से हैलोजन अभिक्रिया करके उत्पाद बन के यहाँ से निकल सकता है। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेंगे, प्रोपीन मिलते हैं। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी क्योंकि दोनों साइड जो है हमारे बीटा एक जैसे कार्बन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। पर क्या ये स्थिति हमेशा होगी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो एक साइड बड़ा होता है और एक साइड क्या हो जाता है, छोटा एल्काइल ग्रुप होता है। उस समय हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास है सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उत्पाद हमारा जो मेजर होगा और कौन सा उत्पाद माइनर होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया है CH3 CH2 CHBr CH3। यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ आपके पास एक छोटा एल्काइल ग्रुप है CH3 और दूसरी तरफ है C2H5। इस स्थिति में दोनों बीटा कार्बन जो हैं एक जैसे नहीं हैं। अब इससे क्या होगा, जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसे गर्म कराते हैं हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। एक मिलेगा ब्यूट 2-इन और दूसरा मिलेगा ब्यूट 1-इन। अब यहाँ पे सेट-जेफ नियम हम लागू करेंगे। नियम के हिसाब से जिधर द्विबंध से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप अधिक रहेगा वहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता है। चलिए देखिए, इसमें देखिए ब्यूट 2-इन में यहाँ द्विबंध से जुड़ा एल्किल ग्रुप अधिक है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ब्यूट 1-इन में देखिए एल्किल ग्रुप की संख्या क्या है, कम है।
तो नियम के अनुसार ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में जैसे ब्यूटार 2 है ये 80% मिला है और ब्यूट 1 जो है ये 20% मिलता है। तो हमने विलोपन अभिक्रिया को दो अलग अलग एस्पेक्ट में देखा। अब हम बात करते हैं कि हमारे ये एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। कुछ एक धातुएं हैं, जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम, जिंक, ये बहुत क्रियाशील धातुएं हैं। ये आसानी से एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और धात्विक कार्बनिक यौगिक देते हैं। चलिए तो कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। ये अभिक्रियाएं जो हैं वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। पहली अभिक्रिया जो हमें समझनी है वो कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम सोडियम धातु से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए हम लेंगे ब्रोमोएथेन। इस ब्रोमोएथेन की सोडियम से जब क्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, हमें मिलते हैं एल्केन। यहाँ हमें मिलेगा ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ देखिए क्या होता है, कार्बन की संख्या जो उत्पाद है उसमें बढ़ते जाती है। कारण देख रहे हैं आपने क्या किया है, 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप लिया है, तो उत्पाद में हमेशा ये बढ़ते क्रम में हमें एल्केन मिलते हैं। तो जब हमें एल्केन बनाना हो और अधिक संख्या वाले एल्केन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वुड्स अभिक्रिया का उपयोग करके एल्केन बनाते हैं। वहीं यदि हम सोडियम धातु की जगह में जिंक धातु का उपयोग करते हैं तब भी हमें एल्केन मिलता है, पर इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। चलिए देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हम ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया अगर जिंक से कराते हैं तो हमें फिर से ब्यूटेन मिलते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया में फिर से हम देखते हैं कि एल्केन में कार्बन की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें क्रियाशीलता का क्रम कैसे होगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि हम एल्किल आयोडाइड जब लेते हैं तो ये ऐसी अभिक्रिया बहुत आसानी से और स्पीड से कराते हैं। कारण वही है कि एल्किल आयोडाइड में आयोडीन ग्रुप जो है आसानी से बंध तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निर्मोची ग्रुप है। तो ये क्या करता है, आसानी से वहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण निकल जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम क्रियाशील होता है। तो अगर आप एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की कंपेयर करेंगे तो एल्किल आयोडाइड इस प्रकार की रिएक्शन ज़्यादा देगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्किल क्लोराइड की, तो हमारा एल्किल क्लोराइड आयोडाइड और ब्रोमाइड के कंपेयर में कम अभिक्रिया देता है। एल्किल फ्लोराइड जो है वो इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देता। तो ये थी हमारी कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ते जाता है तो ये अभिक्रियाएं और स्लो होते जाती हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप के साइज बढ़ने से वहाँ पे बल्कि ग्रुप होने से अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए आप, एल्किल हैलाइड और भी बहुत सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एल्किल हैलाइड एक निश्चित धातु के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे हम बात कर लें मैग्नीशियम के साथ, एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें धातु और कार्बन के बीच में सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हमें, इस अभिकर्मक के बारे में सबसे पहले हमें बताया था विक्टर ग्रिग्नार्ड 1935 में। उन्होंने देखा कि जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं तो हमें इस प्रकार का यौगिक मिलता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX। यहाँ पे R आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये जो ग्रुप होते हैं अभिकर्मक, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है।
इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट अभिकर्मक है। हमने बहुत सारी अभिक्रियाओं में इसके बारे में देखा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे अभिक्रिया करते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो हमारे फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये जब इंजन में जलते हैं तो बहुत आवाज़ करते हैं। तो इनमें हम मिलाते हैं टेट्रा एथिल लेड। ये टेट्रा एथिल लेड बनते कैसे हैं इसे देखें। तो अब हम देखते हैं लेड एल्किल का बनना। ये भी एल्किल हैलाइड से बनते हैं। चलिए देखें। एल्किल हैलाइड मान लो हमने लिया है एथिल क्लोराइड, इसे लेड और सोडियम धातु के मिश्रण के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें मिलता है टेट्रा एथिल लेड। यही टेट्रा एथिल लेड ईंधन में डाला जाता है ताकि इंजन से आवाज़ ना आए। इसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग रिएजेंट। चलिए अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड से हैलोजन को हमें हटाना है और उसकी जगह में हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो जब हम इस प्रकार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्रियाकारक भी चाहिए होंगे जो हमें हाइड्रोजन उपलब्ध कराएं। अपचयन अभिक्रिया कराने के लिए हम कुछ अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं HI और लाल फास्फोरस, या फिर सोडियम और ROH का उपयोग कर लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं, या निकेल, लेड और प्लेटिनम के चूर्ण का यूज़ करते हैं। ये हमें अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन को उपलब्ध कराते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इनकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्केन प्राप्त करने की ये एक दूसरी विधि भी हो गई जिससे हम एल्किल हैलाइड के अपचयन से इसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम हेलो एरीन्स को कैसे बनाते हैं। हेलो एरीन्स बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। इनमें से पहला जो रहेगा कि हम एरीन से ही हेलो एरीन्स बना लेते हैं, या फिर डाइएजोनियम जो सॉल्ट होते हैं उनसे भी हेलो एरीन्स बना सकते हैं। एक विधि और है हुंसडीकर विधि, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। और हमारे पास है फिनॉल जिसमें बेंजीन रिंग है और OH है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन्स को बना सकते हैं। तो चले डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। पहले लेते हैं हम एरीन से हेलो एरीन्स कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं टॉल्विन। टॉल्विन क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में जब CH3 ऐड होता है कुछ इस प्रकार, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉल्विन कहते हैं। हमें क्या करना है, हेलो एरीन्स बनाना है। बेंजीन रिंग हमें मिल गया है, यहाँ पे हेलोजन का प्रतिस्थापन कराना है। हमने इससे पहले हेलो एल्केन की जब बात की थी तो वहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराए थे, पर यहाँ क्या है कि बेंजीन रिंग है, दूसरा जो हमारे कार्बन है, कार्बन इस समय sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। जैसे हमारी पहले बात हो चुकी है कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, जैसे जैसे s के कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, s का प्रतिशत लक्षण बढ़ते जाता है, उस यौगिक की विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। बात करें हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन में क्या होता था कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर जो है वो 25% होता है। वहीं जब हम बेंजीन रिंग के कार्बन की बात करते हैं, बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का जो प्रतिशत लक्षण होता है वो कितना होता है, 33.3%। तो जैसे जैसे यहाँ s के कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, क्या होगा कि इनमें विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक आते जाएगी। एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये है कि हमारा जो बेंजीन रिंग है ये अनुनाद करता है, और अनुनाद के द्वारा ये क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है।
तो ये दो कारण हमेशा ध्यान रखने हैं कि जब भी आप हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसे बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुणों के बारे में, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि हेलोएल्केन में क्या हो रहा है और हेलोएरिन्स में क्या होता है। तो जब हम बात कर रहे थे इन्हें बनाने की विधि एरिन से, तो यहाँ टॉल्विन लिया है हमने। टॉल्विन देखिए क्या करता है, टॉल्विन में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। धन आई प्रभाव, जिसे हम प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं, ये धन आई प्रभाव डालते हैं। ये हमेशा क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, तो फिर कौन सी अभिक्रिया होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ हमें हेलोएरिन्स बनाना है तो हमें लेना होगा